Good afternoon to all of you. So dear students, Good afternoon, sir. आज मैं सुदर्शन प्रसाद लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ संस्था से आप लोगों को पुनः IMREM के सब्जेक्ट में बैटरी वाले चैप्टर से डिस्कशन चल रहा था, जिसमें आप सभी लोगों को सेल क्या है, कितने टाइप के सेल होते हैं और इन सेलों को एक सीरीज वे में सामूहिक रूप से परस्पर जोड़ देने पर एक बैटरी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की परिभाषाओं से आपको हमने अवगत कराया। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को मेंटेनेंस से संबंधित एवं प्रिकॉशन से संबंधित जो पहलू है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैटरी के मेंटेनेंस एवं उसके इंस्पेक्शन यानी उनकी जांच किस प्रकार से और किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के करनी चाहिए। तो यहाँ आपके बोर्ड पे कुछ उसके पूर्ण लिखे हुए हैं, कृपया इनको देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। आइए एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, लेड एसिड बैटरी जी सही है। हाँ जी सर, क्वेश्चन बता दीजिए। ये लेड कल एसिड टेस्ट हुआ था ना, बैटरी का इन्हीं का। कल किस चीज का समझ में टेस्ट नहीं हुआ आया। था? इसी का क्या सर, क्या चीज का टेस्ट? तो हम अरे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। ना। क्या सर? तो आइए देखते हैं लेड एसिड बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। यहाँ पर उन बैटरियों से संबंधित मेंटेनेंस है जिसमें हम डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहने का तात्पर्य है विद्युत अपघट्य। आइए देखते हैं, सेल को सदैव डीसी सप्लाई से उचित संयोजन करके आवेशित करना चाहिए। उचित संयोजन कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ करके चार्ज करना चाहिए। ध्यान न देने पर अगर ये कनेक्शन उल्टा हो जाएगा तो बैटरी हमारी खराब हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, सेल को कभी भी 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विद्युत अपघट्य, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल को जमने नहीं देना चाहिए। चौथा पॉइंट है सेल को अधिक चार्ज अथवा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। सेल चार्जिंग के समय, चौथा पॉइंट चार्जिंग की जगह चार्जिंग लिखा गया है तो चार्जिंग होना चाहिए। यहाँ पर सेल को चार्जिंग के समय जो वहाँ का रूम का टेम्परेचर का तापमान होना चाहिए वह 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना। चार्जिंग करते समय सेल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना। पॉइंट नंबर 7, सेल चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग के बाद इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के स्पेसिफिक डेंसिटी की जांच अवश्य करनी चाहिए। इसका मान 1.18 से कम नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, चार्जिंग के समय सेल का ढक्कन ढीला रखें। ढीला रखने का मुख्य प्रयोजन यही है कि रिएक्शन के फलस्वरूप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ऑक्साइड बाहर उसको निकलने देना चाहिए। ज़्यादा टाइट करके रख देंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा और बैटरी फट जाएगी। बैटरी के आसपास का जो टेम्परेचर है या वातावरण है साफ सुथरा होना चाहिए एवं ड्राई यानी शुष्क होना चाहिए। 10वां नंबर है सेल को चार्जिंग करते समय
ज्वलनशील पदार्थ उसके पास नहीं ले जाना चाहिए, या फिर बैटरी आपकी अगर प्रॉपरली कनेक्टेड है सप्लाई से, वो चार्ज और डिस्चार्ज होती रही है समय समय पर, तो वहाँ पर ऐसे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, ताकि कभी स्पार्किंग होने की वजह से कहीं आग न लगने पाए। 11वां नंबर, सेल को कभी कभी अधिक चार्ज करें। इसका मुख्य कारण यह है कि जब सेल को कभी कभी अधिक चार्ज कभी कभी करना चाहिए, ज़्यादा प्रतिदिन नहीं। तो जब कभी कभी अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि उसके अंदर जो प्लेटें लगी होती हैं उन प्लेटों पर सल्फेट जम जाता है, तो अधिक चार्ज करने से प्लेटों के ऊपर जमी हुई सल्फेट हट जाती है। 12वां नंबर है, सेल के टर्मिनल को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि उससे कार्बन न जमने पाए। कार्बन जम जाता है तो प्रॉपर धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए सेल के टर्मिनल को साफ सुथरा रखें। सेल को अधिक समय तक 13 नंबर, सेल को अधिक समय तक डिस्चार्ज अवस्था में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको उसको चार्ज करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। पॉइंट नंबर 14, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर उसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज करें, यानी डिस्टिल्ड वाटर आशुद्ध जल उसमें डालते हैं। और 15 नंबर है, इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक है। और 16 नंबर है, समय समय पर सेल को ट्रिपल चार्ज करना चाहिए। ठीक है? ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिए। जब नोट हो जाए तो सब बताइए, फिर हम अगले चैप्टर से कुछ नई चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अर्थिंग है, अर्थिंग संबंधित अर्थिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके ड्राइंग में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, IMRM में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। पॉइंट को नोट कर लीजिए।
सभी लोगों ने नोट कर लिया? सर रिकॉर्डिंग पे नहीं है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग पे है। आप लोगों को भी दिखाई देता है क्या कि रिकॉर्डिंग पे है कि नहीं? यस सर। तो क्या नहीं दिखा रहा है क्या? अगर रिकॉर्डिंग होता रहता तो नीचे लिखा रहता रिकॉर्डिंग। हाँ, हो रहा है। मेरे यहाँ तो लिखा हुआ है, रेड कलर की एक बल्ब जल रही है, इंडिकेटिंग बल्ब, और उसके नीचे REC लिखा हुआ है। नोट हो गया ये? क्लासेस कब से बंद होने वाली हैं? अभी पता नहीं है सर। चलिए, हम लोगों को तो 15 तक खत्म करने का बताया गया है। 15 तक, 15 या 20 तक खत्म कर। क्लास कितने तारीख तक चलेगी? 15 तक खत्म हो जाएगा कोर्स? हाँ, खत्म हो जाएगा। बाकी का नहीं पता, लेकिन मेरा तो हो जाएगा। चलिए, इससे बढ़िया। और आप लोग इसी ईमानदारी के साथ और कटिबद्धता के साथ लगे रहेंगे तो अवश्य ही मैं इसको जल्दी ही खत्म कर दूंगा। अब बचा ही क्या, अर्थिंग बचा है। 2 लेक्चर में अर्थिंग खत्म हो जाएगी, या 3 लेक्चर में, और उसके बाद बचेगा आपका टेस्टिंग। एक है इंसुलेशन का टेस्टिंग, और एक है थोड़ा प्रिकॉशन वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी रूल से संबंधित कुछ चीज़ें। बस काम खत्म। बस सेकेंड ईयर का पावर प्लांट अभी लंबा बचा है, और ड्राइंग का भी काफी कुछ बचा है। आप लोगों का ड्राइंग कहाँ तक पहुँचा, खत्म हो गया? होने वाला है चैप्टर हो सर। गया। चौथा चैप्टर, हाँ, चौथा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चौथा चैप्टर में क्या है आपका? 6 चैप्टर हो गए सर। पावर वायरिंग सर, ड्राइंग खत्म हो गई है। अच्छा, चलो बढ़िया है। सब समझ में आ गया, कुछ सीखा? यस सर। चलिए, अच्छी बात। ये हो गया? बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं आप लोग नोट डाउन करने में। यस सर, हो गया।
गया है तो चलिए फिर आगे चले ना। अब आइए, अब अगला चैप्टर है अर्थिंग, और हेडिंग डालिए अर्थिंग और शुरुआत करते हैं। तो आज यहाँ पर हम सीखेंगे अर्थिंग क्या है, अर्थिंग क्यों करते हैं, और अर्थिंग की आवश्यकता क्या है, एक प्रभावशाली अर्थिंग कैसे होती है, और अप्रभावशाली अर्थिंग का क्या कारण है, और उसके बाद अर्थिंग के टाइप क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नोट करिएगा, अर्थिंग को हिंदी में भूसंपर्कन कहते हैं, भूसंपर्कन। चलिए लिखते जाइएगा साथ साथ में अर्थिंग। विद्युत उपकरण के आप लोग माइक बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की विद्युत धारा से इलेक्ट्रिक करंट कैरी न करने वाले अब माइक बंद कर दीजिए, किसका माइक खुला हुआ है। मेटल पार्ट तथा न्यूट्रल वायर को नेग्लेजिबल वायर रेजिस्टेंस माइक किसका खुला हुआ है, बंद क्यों नहीं कर रहा, वायर द्वारा दो भाग से अर्थ से इस प्रकार करने की क्रिया जिसके द्वारा इसमें आने वाली
ऑटो में बैठ के पढ़ रहा है क्या? बिना किसी खतरे के पृथ्वी में डिस्चार्ज कर दिया गया। अर्थ डाला गया। सर माइक ऑफ करवा दीजिए। पता नहीं कौन है माइक ऑफ कर लो। हाँ, हमें पता चल रहा है कि कौन है, तो हम उसको ब्लॉक कर दे तो दोबारा फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे हमारे साथ। मना करने के बावजूद भी माइक ऑफ नहीं कर रहे। सर अब आप अपनी तरफ से सबको म्यूट ऑल कर दीजिए ना सर, म्यूट ऑल कर दीजिए, हो जाएगा। ऑन करना है। सर आवाज साफ नहीं आ रही है। किसकी नहीं आ रही है? सर क्लास को एक बार एंड करके फिर से ऐड करिए सर। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे मान लेते हैं कि यह हमारी कोई मोटर, ठीक है, मान लेते हैं कि यह हमारी कोई मोटर है, तो मोटर का जो धातु भाग है, बॉडी फ्रेम, यह हमारा धारा वहन नहीं करना चाहिए। इसके अंदर की जो वाइंडिंग वगैरह है उसमें केवल करंट कैरी करना चाहिए। लेकिन यदि अगर हम कह रहे हैं कि ये मोटर का जो बॉडी है इसमें करंट कैरी नहीं करना चाहिए, ये कैरी करने वाला भाग नहीं होता, तो करते क्या है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के धारा यानी करंट कैरी न करने वाले मेटल पार्ट को यहाँ से तथा नेग्लेजिबल वायर यानी कि न्यूट्रल वायर को नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस वायर यानी कि एक ऐसे वायर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी प्रतिरोधकता 9 के बराबर हो। उस तार को हम ले जाकर के भूमि में संपर्कित कर देने से उसमें इलेक्ट्रिकल करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। मतलब मोटर के धातु भाग को भूमि से नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस वाले वायर से जोड़ने की प्रक्रिया को ही अर्थिंग कहते हैं। यदि मान लेते हैं कि कोई करंट इस भाग में प्रवाहित होने लगा तो यह क्या काम करता है कि इसका प्रतिरोध नगण्य होने की वजह से इसमें धारा का प्रवाह बहुत तीव्र गति से भूमि में डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे इस भाग को टच करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है और वह बच जाता है, अन्यथा वह जान से अपने हाथ धो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को, इस प्रकार की व्यवस्था को अर्थिंग कहा गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ अर्थिंग। डालिएगा नीड ऑफ अर्थिंग और इसमें कुछ विशिष्ट पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा जो आप लोगों को बेहद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आने वाला है। नीड ऑफ अर्थिंग, पहली लाइन में आपका है वो सेंटेंस कि भारतीय मानक संस्थान की BIS यानी कि भारतीय मानक संस्थान
भारतीय मानक संस्थान की विशिष्ट संख्या 30432196 तथा भारतीय विद्युत नियम भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार संस्थान में धातु आवरण वायरिंग के सभी कंड्यूट इलेक्ट्रिक उपयंत्र यानी विद्युत साधनों उपसाधनों व मशीनों के धातुओं के हिस्से तथा अन्य बिजली के ऐसे उपकरण तथा अन्य विद्युत उपकरण के ऐसे हिस्से या ऐसे भाग हो अच्छे से भूसंपर्कित होने चाहिए। उन्हें अच्छी प्रकार या अच्छी तरह से भूसंपर्कित किया जाना चाहिए। ठीक है, भूसंपर्कित किया जाना चाहिए। जिससे कभी विद्युत रोधन नष्ट होने पर इंसुलेशन के नष्ट होने पर मशीनों के धातु भागों पर खतरनाक आवेश न आ सके। इससे वहाँ के कर्मचारी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और साथ ही साथ वायरिंग
या मशीनों में आग भी लग सकती है। साथ ही साथ मशीनों एवं वायरिंग में आग भी लग सकती है। इसलिए विद्युत साधनों एवं मशीनों के धातुओं के हिस्से इस प्रकार मशीनों के धातु हिस्से मशीनों के धातु भाग भूतार से अर्थ वायर से अच्छी तरह से भू संपर्कित होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार मशीनों के धातु भाग भूतार से अच्छे प्रकार संपर्कित होना चाहिए। कंड्यूट वायरिंग में भी कंड्यूट के साथ अर्थ वायर डालना चाहिए। अब अगला पॉइंट है अर्थ वायर का प्रतिरोध। अर्थ वायर का रेजिस्टेंस जहां से भू किया गया है, जहां से अर्थ किया गया है, वहां से लेकर मशीन के जिस भाग को भू संपर्कित किया गया है, मशीन के जिस भाग से जोड़ा गया है, वहां तक का प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक दिख रहा है। जबकि इससे कम होना और भी बेहतर है। जबकि मतलब 1 ओम से अगर कम हो तो और भी अच्छा है, जबकि इससे कम होना और भी अच्छा है। जिन मशीनों का या जो मशीनें अधिक एम्पियर का लोड लेती हैं, जो मशीनें अधिक लोड
करंट लेती हैं, जो मशीनें अधिक लोड करंट लेती हैं वहां पर अर्थ रेजिस्टेंस 0 ओम होना चाहिए। वहां पर अर्थ रेजिस्टेंस 0 ओम होना चाहिए। ऊपर का रफ करें। एडवांटेज ऑफ अर्थिंग। प्रभावी तरीके से, प्रभावी ढंग से यदि किसी विद्युत उपकरण का अर्थिंग किया गया है, अर्थिंग किया गया है तो लीकेज करंट लीकेज किया गया है तो यदि किसी कारणवश विद्युत क्षरण हो जाए तो भी धातु भाग के छू जाने पर विद्युत का झटका नहीं लगता, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षरण की स्थिति में न्यून प्रतिरोध विद्युत क्षरण की स्थिति में विद्युत क्षरण की स्थिति में न्यून प्रतिरोध का भू संपर्कन पथ प्राप्त हो जाने से क्षरण विद्युत धारा का मान इतना बढ़ जाता है कि फ्यूज तार गलकर परिपथ को भंग कर देता है। फ्यूज तार
मेल्ट होकर मेल्ट होकर सर्किट को पृथक कर देता है। दो पॉइंट होगा। तीसरा, उदासीन तार कहीं पीछे से टूट जाए तो न्यूट्रल वायर कहीं पीछे से टूट जाए तो भी यह भू विभव पर बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपकरणों तथा संस्थान के विद्युत धारा वहन न करने वाले भाग भू विभव पर बने रहते हैं। उपकरणों के धातु भाग एवं संस्थान के विद्युत धारा वहन न करने वाले एवं संस्थान के विद्युत धारा वहन न करने वाले भाग भू विभव पर बने रहते हैं। भू विभव पर बने रहते हैं। विद्युत लाइनों पर हाई वोल्टेज आने पर इलेक्ट्रिकल लाइन पर हाई वोल्टेज आने पर भू संपर्कन युक्त व्यवस्था द्वारा इलेक्ट्रिक लाइन पर हाई वोल्टेज आने पर भू संपर्कन युक्त व्यवस्था द्वारा इसे भूमि में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। भूमि यानी कि जब हाई वोल्टेज आ जाता है तो भी वो संपर्कन व्यवस्था अगर बनाई गई है, स्थापित की गई है, तो क्या करता है कि ये हाई वोल्टेज को या हाई करंट को क्या करता है, भूमि में डिस्चार्ज कर देता है। हानियां जैसे क्या है, यदि भू तार कहीं से टूट जाए या खुला तार होने के कारण भू क्षरण स्थिति में छू जाने पर विद्युत का झटका लगता है।
अन्य यदि भूतार यदि अर्थ वायर टूट जाए या ओपन वायर होने के कारण अर्थ लीकेज कंडीशन में बिल हो जाने पर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की तरह उपयोग नहीं लाया जाना चाहिए। अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की भांति यूज नहीं करना चाहिए। भूतार पीछे की ओर नेक्स्ट पॉइंट, यदि अर्थ वायर पीछे की ओर ऐसी स्थिति में भंग हो जाए, यदि अर्थ वायर पीछे से ऐसी स्थिति में भंग हो जाए, ऐसी दशा में भंग हो जाए कि सिस्टम वोल्टेज हो जाए कि सिस्टम की या पावर सिस्टम की वोल्टेज बैलेंस या वोल्टेज संतुलन को प्रभावित करने लगे तो अनइक्वल वोल्टेज का मान असमान वोल्ट का मान अनइक्वल वोल्टेज का मान किसी फेज पर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की कंडीशन पैदा कर सकता है।
जो संस्थान के उपकरणों के लिए हानिकारक हो सकता है, जो इंडस्ट्री के इक्विपमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, यदि भूसंपर्कन प्रभावी व निम्न प्रतिरोध मान का न हो तो यदि अर्थिंग प्रभावी व निम्न प्रतिरोध प्रभावी यानी इफेक्टिव या निम्न प्रतिरोध मान का न हो तो वह विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने में वह विद्युत से वह इलेक्ट्रिक से सेफ्टी करने में समर्थ नहीं है। रखने समर्थ नहीं होता। पूरा कंप्लीट नोट कर लिया है। अप्रभावी भूसंपर्कन का प्रभाव क्या होता है, यानी कि इम्प्रॉपर अर्थिंग है तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर अर्थिंग। आप लोगों को स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है ना, वर्ड पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? सर दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर अर्थिंग, अर्थिंग का इम्प्रॉपर रेजिस्टेंस, अर्थिंग का इम्प्रॉपर रेजिस्टेंस यानी अप्रभावी रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो अपेक्षाकृत काफी बढ़ जाने से, अपेक्षाकृत काफी बढ़ जाने से वह विद्युत से रक्षा करने योग्य नहीं रह जाता, वह
इलेक्ट्रिक से सुरक्षा यानी सेफ्टी, सुरक्षा करने योग्य नहीं रह जाता। और उपकरण पर विद्युत क्षरण होने पर बस बाकी ज्यादा लंबा लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यही है कि सुरक्षा करने योग्य नहीं रह जाता, तो क्या होगा, वह धारावाहिक करने वाले भाग से धारा वहन न करने वाले भाग से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज होगा, और लीकेज होगा तो कोई छुएगा गलती से तो उसको झटका लगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, उदासीन तार व भू तार के बीच विभवांतर की स्थिति हो सकती है। उदासीन तार व भू तार के बीच एवं अर्थ वायर के बीच डिफरेंस उत्पन्न हो सकती है। उत्पन्न हो सकती है यानी न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की स्थिति में उत्पन्न हो जाने पर यदि न्यूट्रल वायर टूटकर किसी तरीके से फेज वायर से संपर्कित हो जाए, यदि न्यूट्रल वायर किसी तरह से फेज वायर से कांटेक्ट कर ले तो फेज वायर से कांटेक्ट कर ले तो तथा पीछे से टूटा हो और पीछे से न्यूट्रल तार पीछे से टूट गया हो और आगे से अर्थ फेज वायर से संपर्क में आ गया हो, ठीक है, तो क्या होगा, कहा जा रहा है कि न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाए। और उसी समय यह भी कहा जा रहा है कि यदि न्यूट्रल वायर किसी तरीके से फेज वायर से तो संपर्क हो गया और पीछे से भी टूट गया, तो इस स्थिति में खतरा उत्पन्न हो सकता है। पीछे से टूट गया हो तो यह स्थिति, तो यह बहुत खतरनाक सिद्ध होगा, ठीक है। एक तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की उत्पन्न हो जा रही है और उसी दौरान किसी प्रकार से न्यूट्रल वायर फेज से टच हो जाए और पीछे से हिस्सा टूटा हुआ हो तो उसको क्लियर पथ नहीं मिल पाएगा और वो क्या हो जाएगा, उस अर्थ न्यूट्रल वायर में भी लाइव करंट फ्लो होने लगेगी और जब लाइव करंट फ्लो होने लगेगी और वो लाइव कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगेगा तो बिल्कुल खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। क्षरण विद्युत धारा का मान संभवतः इतना प्रभावी नहीं हो पाता। क्षरण विद्युत धारा का मान संभवतः
इतना प्रभावी नहीं हो पाता कि फ्यूज वायर फ्यूज तार को गला सके, या पिघला सके। ठीक है, यानी लीकेज करंट का मान इतना प्रभावशाली नहीं हो पाता या नहीं होता कि फ्यूज वायर को मेल्ट करा सके। अतः क्षरण के द्वारा हानि होती रहती है। अतः लीकेज के कारण लॉस होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपकरणों के धातु भाग व भू के बीच विभवांतर हो सकता है। उपकरणों के धातु भाग व अर्थ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। विद्युत संस्थान के अर्थ वायर पर ऑपरेट डिवाइसेस ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकेंगे। विद्युत संस्थान पर अर्थ वायर पर स्थापित डिवाइस ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत संस्थान एवं उनके उपकरण लाइटनिंग वोल्टेज जैसी उच्च वोल्टताओं से प्रभावित हो सकते हैं। विद्युत संस्थान व उनके उपकरण लाइटनिंग वोल्टेज जैसी उच्च वोल्टताओं से हाई वोल्टेज से प्रभावित हो सकती है। इम्प्रॉपर अर्थिंग होने का कारण क्या हो सकता है? रीजन ऑफ अनइफेक्टिवनेस, रीजन ऑफ
अनइफेक्टिवनेस, रीजन ऑफ अनइफेक्टिवनेस ऑफ अर्थिंग, यानी अर्थिंग के अप्रभावी होने का मुख्य कारण क्या है? भू तार के उपयुक्त माप या उपयुक्त साइज का न होने के कारण, अर्थ वायर का साइज उचित न होना के कारण, प्रतिरोधक, भू का प्रतिरोध अधिक हो, अर्थ का रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, तो अर्धवायर की साइज उपयुक्त माप की न होने के कारण अर्थ वायर का रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है। अर्थ यानी अर्थ वायर लिख दीजिए, क्योंकि अर्थ वायर का रेजिस्टेंस अधिक है। भाई देखिए, अगर अर्थ वायर का साइज पतला होगा तो जाहिर सी बात है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस को कम करना है अर्थ वायर की साइज थोड़ी मोटी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड के उपयुक्त माप का न होने के कारण अर्थ इलेक्ट्रोड के उपयुक्त माप का न होने, ठीक है, इससे भी क्या होगा, अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। न होने से अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, और नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ कांटेक्ट की गहराई कम होने के कारण अर्थ कांटेक्ट की गहराई कम होने के कारण क्षरण धारा विद्युत धारा भूतल पर पर्याप्त विसर्जित न हो पा रहा है। क्षरण विद्युत धारा भूतल पर पर्याप्त डिस्चार्ज मात्रा में विसर्जित यानी डिस्चार्ज न हो पा रहा है।
तो अगला पॉइंट, अर्थिंग की नमी या अर्थिंग नमी रहित हो जाने से उसका प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थिंग नमी रहित यानी जिसमें नमी न हो, अर्थिंग नमी रहित हो जाने के कारण अर्थिंग नमी रहित हो जाने के कारण उसका प्रभावी भू प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थ वायर पर ज्वाइंट ढीले हो अथवा टूट गया, अर्थ वायर पर ज्वाइंट ढीला अथवा टूट गया है, अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस, यानी भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले तत्व। भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले तत्व। प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट, भू संपर्कन प्रणाली के निम्न तत्व। भू संपर्कन अर्थिंग सिस्टम के निम्न तत्व भू प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। निम्न तत्व भू प्रतिरोध रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। क्या क्या है, आइए देखते हैं। भूमि की स्थिति, भूमि की स्थिति कैसी है? पथरीली है, नमी युक्त है, रेत वाली है, सांकड़ वाली है। भूमि का तापमान, भूमि का तापमान कैसा है, कितना है? तीसरा पॉइंट,
भूमि में नमी की मात्रा कितनी है? नमी की मात्रा। चौथा, भू इलेक्ट्रोड के आकार तथा अर्थ के इलेक्ट्रोड का आकार तथा उनके बीच की दूरी। पांचवा पॉइंट, अर्थ इलेक्ट्रोड का मटेरियल, यानी अर्थ इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है? ठीक है, किस धातु का बना हुआ है? अर्थ इलेक्ट्रोड की भूमि में गहराई, भूमि में डेप्थ, और सातवां पॉइंट है अर्थ इलेक्ट्रोड के गड्ढे में चारकोल की मात्रा। नोट कर लिया सभी ने? अविनाश हो गया राणा जी, नोट कर लिया? हो गया? यस सबका हो गया? यस सर। यस सर। ओके, तो आज कुछ आप लोगों ने समझा, सीखा, कुछ समझ में आया? एक बार जी सर। इसको स्टडी करिएगा, ठीक है? क्या अर्थिंग क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, और कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अब कर सकते हैं। एक अर्थिंग का स्थापित करने के बाद वो प्रॉपर तरीके से हमको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, यानी कि वो प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर रहा, उसका मेन कारण क्या है वो भी आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत किया। एक बार उसको पुनः स्टडी कीजिएगा। अगर हम कोई अर्थिंग स्थापित कर देते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो भूमि है, भूमि की कंडीशन है, तापमान है, उसकी गहराई है, उसके इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के बने हुए हैं और कितनी गहराई में उसको डाला गया है, चारकोल की मात्रा कितनी है, नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने देखा। अब अगले लेक्चर में हम आपके अर्थिंग की कुछ विशिष्टताएं बताएंगे, कुछ विशेषताएं जो भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उसको मानकीकृत किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अर्थिंग हम कहाँ कहाँ पे कैसे करते हैं, घरेलू, इंडस्ट्री, और घरेलू में किन किन धातु भागों का करते हैं, इन सारी चीजों को बताते हुए फिर आपके पास नया टॉपिक लेकर के आएंगे, अर्थिंग के टाइप्स, कितने टाइप्स की अर्थिंग होती है और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो आज के लिए ही बस इतना ही है, और आप सभी लोगों को क्लास में ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और YouTube पर बने हुए चैनल को हमारे
सब्सक्राइब कीजिएगा। वो चैनल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेक्चरर पॉलिटेक्निक लेक्चरर सुदर्शन प्रसाद के नाम से, पॉलिटेक्निक लेक्चरर सुदर्शन प्रसाद के नाम से। जैसा भी आपको टूटा फूटा रफ टफ मैं बता देता हूँ, मैं वैसे इस तरह अपलोड कर देता हूँ बिना किसी काट पीट छाट पीट किए हुए। तो आप लोग उसे थोड़ा लाइक कीजिएगा। सर तो उस आज के पे लिए बस इतना ही। सर जो लेक्चर है हाँ, उस पे कहिए। कंटिन्यू डाल दीजिए सर, जैसे 15-16 नहीं है। हाँ, कुछ लेक्चर ऐसा है कि यदि कहीं कभी कभी देखिए, कल का लेक्चर मैंने लिया था तो उसमें लेक्चर का यहाँ पे मैं 22 लिखा है, तो मैं इसको चेंज आज सुबह पढ़ाया हूँ पावर प्लांट, और 17 नंबर का लेक्चर था, मैंने उसको 18 नंबर लिखा हुआ था, और इसीलिए डिस्टर्ब हो गया ना। तो इसीलिए कभी कभी साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन आपका साइकिल ब्रेक नहीं होगा क्योंकि मेंटेनेंस से संबंधित है। तो बस यही हो सकता है कि कोई एक पार्ट छूट सकता है, बाकी मेंटेनेंस की सारी प्रक्रिया जारी ही है, ठीक है। यस सर। और कभी कभी लेक्चर की नंबरिंग गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए हम आप लोगों से पूछते हैं। हम अपने सामने नोट डाउन करके पेपर रखा रहता हूँ कि लेक्चर मुझे आज पढ़ाना है, लेक्चर संख्या कितनी है। बाय द वे पेपर अगर कहीं किसी पन्ने के नीचे दब गया हो, सामने ना आया, तो असमंजसवश लेक्चर संख्या गड़बड़ पड़ जाती होगी। बाकी कंप्लीटली मैंने वहाँ पे कर दिया है। और हाँ, एक आध दो लेक्चर ऐसे हैं जो अभी अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो आप लोगों को पढ़ाते समय हमारा डाटा इतना कंज्यूम हो जाता है कि थोड़ा उसको कर पाने में असमर्थ हूँ। मैं सबको डाल दूंगा, जो जो नहीं है मैं उसको डाल दूंगा, सब डाल दूंगा। ये देख लिए वही सीक्वेंस रहता तो सर सही रहता। नहीं, सारे सीक्वेंस पड़ जाएंगे। एक आध 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं डाल देता हूँ। अब जैसे कल हमारा कोई लेक्चर नहीं है तो मेरे पास डाटा सेव रहेगा, तो मैं उसको देखता हूँ। एक आध 2 दिन का तो लेक्चर ऐसा था कि हमने रिकॉर्डिंग पे लगाना ही भूल गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा वो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। बाकी जो चीज़ें अगर रिकॉर्डिंग में है, अपलोड नहीं की गई हैं, मैं उसको कल अपलोड करूँगा, ठीक है। क्योंकि कल मेरा पूरा का पूरा डाटा सेव रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।